हेलो कमांडो, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ प्रभाकर और हम लोग देख रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अभी तक हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देख लिया स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस कर लिए। आज हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट इट इज़ द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब ये फ्यूजन ऑफ गैमेट्स किसके बीच में होगा? तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कौन कौन सा हम लोग देखे कि दो टाइप का गैमेट बनता है, दैट इज मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, दैट इज स्पर्म एंड ओवम। तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स with the ovum is called as fertilization. Okay, and this fertilization occurs in fallopian tube. And if we talk about the exact position in the fallopian tube, so this fertilization occurs in ampullary and isthmic junction of oviduct, as we have already discussed earlier classes. तो अब ये फर्टिलाइजेशन होने से पहले किस तरीके से स्पर्म ओवम तक पहुंचेगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स सेमेन गेट डिपॉजिटेड इन द वेजाइना एंड इन दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। तो क्या बोल रहे हैं कि इंसेमिनेशन मतलब कि इंसर्शन ऑफ मेल गैमेट्स इनसाइड द फीमेल बॉडी is called the insemination. As we have already discussed about the insemination. Insemination is of two types, that is natural and second thing is artificial. So the insemination is of two type process, one is natural and one is artificial. आर्टिफिशियल कब होगा? जब नेचुरल तरीके से स्पर्म नहीं जा पाएगा तब उस समय आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स गैमेट्स इंट्रोड्यूस करवाया जाता है फीमेल बॉडी में और उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक बार ये सेमेंस या स्पर्म फीमेल बॉडी में आ गया, मतलब इनसाइड द वेजाइना, तो उसका मूवमेंट कैसे होगा, वो कैसे मूव करते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जाएगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक, अब ये कैसे मूव करेगा? फ्रॉम वेजाइना द स्पर्म मूव्स थ्रू यूट्रस टू ओविडक्ट थ्रू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के कॉन्ट्रैक्शन के कारण और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के कारण वो जो सेमेन या स्पर्म दैट एंटर्ड इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल बॉडी दैट मूव्स टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, लेकिन उस समय क्या होता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है सेमेंस को। क्या क्या कि जब वो वेजाइना में होते हैं तो वेजाइना का पीएच होता है एसिडिक इन नेचर। कैसे एसिडिक इन नेचर? हम लोग डिस्कस पहले भी किए कि वेजाइना में एक बैक्टीरिया होता है दैट इज लैक्टोबैसिलस, वो ग्लाइकोजन के ऊपर एक्ट करता है और एक्ट करने के बाद उसको फर्मेंट कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर मीडियम हो जाती है एसिडिक। तो एसिडिक होने के कारण कुछ जो स्पर्म रहेंगे वो टूट जाएंगे, वो डिग्रेड कर जाएंगे ड्यू टू द एसिडिक मीडियम। और साथ साथ वेजाइना में ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होता है, वेजाइनल एपिथेलियम में ल्यूकोसाइट्स जो फैगोसाइटोस्ट कर जाएगा, वो कुछ स्पर्म को वो लाइसिस कर देगा, तोड़ देगा, उसको इंजेस्ट कर देगा, जिसके कारण क्या होगा कि कुछ मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स दैट विल डिग्रेड इन द वेजाइना। अब बाकी जो रेस्ट बच जाएंगे स्पर्म्स वो मूव करेंगे आगे के तरफ, यूट्रस के तरफ थ्रू सर्विक्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग मूवमेंट ल्यूकोसाइट्स ऑफ वेजाइना एपिथेलियल इनगल्फ मिलियंस ऑफ स्पर्म और डाइज ड्यू टू द एसिडिटी ऑफ वेजाइनल पैसेज। ठीक है, एट द सेम टाइम उसी समय क्या होगा कि वहाँ पर जो ओवरी है वो ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte को रिलीज़ करेगा और रिलीज़ करने के बाद क्या होगा कि फेम्ब्रिए जो कि फैलोपियन ट्यूब्स का सबसे एक्सटेंडेड पार्ट, सबसे दूर वाला पार्ट होता है फेम्ब्रिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो एक को कैप्चर करेगा और कैप्चर करने के बाद उसको फैलोपियन ट्यूब की तरफ डायरेक्ट कर देगा। तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि एट द सेम टाइम द सेकेंडरी oocytes दिस इज रिलीज फ्रॉम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, और वो रिसीव करने के बाद फैलोपियन फनल्स
फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करवा देगा। और फैलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocyte कैसे मूव करेंगे? बाय सिलियरी मूवमेंट, क्योंकि उसके जो सबसे इनर जो लेयर होता है फैलोपियन ट्यूब्स का, दैट कंटेन्स सिलिया एंड एग is non-motile in nature, so that egg will move with the help of cilia movement and this movement is called the ciliary movement। ठीक है, तो सेकेंडरी oocytes और स्पर्म पहुंच गए तो ये सेकेंडरी oocytes फर्टिलाइज करेगा विद इन 24 आवर्स। क्यों? क्योंकि स्पर्म की वायबिलिटी 24 आवर्स ही है, 24 आवर्स के बाद डिग्रेड कर जाते हैं, तो उसी 24 घंटे के अंदर में फर्टिलाइज होना है। तो हेयर इट इज़ रिटन दैट secondary oocytes can fertilized only within 24 hours। ठीक है, secondary oocytes is surrounded by numerous sperm but only one sperm succeed in fertilizing the fertilizing the oocytes। ठीक है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन के टाइम में ये अगर एग है तो इसके चारों तरफ मिलियंस ऑफ स्पर्म इसके साथ फ्यूज़ करेगा, लेकिन कोई एक ही स्पर्म जो है वो इस एग के साथ, उस ओवम के साथ फर्टिलाइज कर पाएगा। ठीक है, आफ्टर दिस इवेंट द सेकेंडरी oocytes इज कॉल्ड ओवम, दिस इज रियल एग। अच्छा, इसके बीच में जब स्पर्म मूव कर रहा होता है थ्रू यूट्रस टू फैलोपियन ट्यूब, उस समय स्पर्म में एक चेंजेस होता है, उस चेंजेस को फंक्शनली एक्टिव किया जाता है उस स्पर्म को, और उस चेंजेस को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कैपेसिटेशन, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैपेसिटेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये पूछा गया है, ये पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो पूछा जाएगा क्या कि ये टर्म जो कैपेसिटेशन टर्म है वो किसके थ्रू दिया गया, तो ये दिया गया रसेल ऑस्टिन के थ्रू। दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय कॉलिन रसेल ऑस्टिन। अब इसमें क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन इवेंट होने के लिए, मतलब स्पर्म को ओवम से फर्टिलाइज्ड होने के लिए कुछ चेंजेस होता है, किस में? स्पर्म में। तो जब स्पर्म रिलीज होते हैं तब वो खास करके उसका जो एक्रोजोम पार्ट होता है, हेड वाला जो रीजन होता है, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स की लेयर लगी हुई होती है। ठीक है, तो उस ग्लाइकोप्रोटीन्स, उसके कारण क्या होता है कि एक्रोजोम को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो चूंकि उस दौरान रास्ते में कहीं वो ख़राब ना हो जाए, एक्रोजोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करने वाला है, और अगर वो ख़राब हो गया तब तो फिर काम कहीं नहीं रहेगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन्स का लेयर लगा होता है, और उस लेयर को हटाने के लिए वेजाइना में या आगे यूट्रस में क्या होता है कि उसके ऊपर जो लेयर के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स लेयर होते हैं, उसके ऊपर डी कैपेसिटेशन फैक्टर्स अटैच्ड होते हैं, और जिसके कारण वो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स का लेयर है वो ख़त्म हो जाता है। तो ख़त्म हो गया, तब नाउ दिस स्पर्म इज नाउ फंक्शनली एक्टिव एंड नाउ रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन विद द ओवम, और इसी प्रोसेस को हम लोग कैपेसिटेशन बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? कोई अगर दिक्कत हो कमेंट्स करिए, रिप्लाई करेंगे, एक भी पॉइंट्स छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यू आर द बेस्ट कमांडो, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन क्लियर दिस नीट पेपर वेरी इजली। सो गाइस, सो कमांडोज, यू आर द बेस्ट वन। ओके, तो चलिए प्रोसीड करते हैं। क्या क्या थ्योरी में लिखा है, तो द स्पर्म in female genital tract are made capable of fertilizing the egg by secretion female genital tract. This secretion removes the coating of glycoprotein substances that deposited on the surface of a sperm, particularly those on acrosome, as we have discussed. तो क्या हुआ कि thus receptor sites of the acrosome are exposed and sperm become active, and this process is known as capacitation। और ये इस प्रोसेस में लगभग 5 से 7 घंटे का टाइम पीरियड लग जाता है। तो क्या बोल सकते हैं कि कैपेसिटेशन इज द फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इसके साथ साथ चूँकि
सेमेन तो अकेले आते नहीं हैं, ये स्पर्म तो आते नहीं है सिंगली, वो सीमेन के साथ मिक्स अप होकर आते हैं। मतलब सेमिनल वेसाइकिल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड्स का, कॉपर्स ग्लैंड का, वो जो फ्लूइड्स साथ में आते हैं उसका सिक्रीशन आता है, वो भी हेल्प करते हैं। कैसे? तो न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ वेजाइना। वेजाइना में जो एसिडिटी रहती है, एसिडिक मीडियम रहती है, पीएच लो रहता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है कि ताकि जो स्पर्म है वो डिग्रेड ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ों को, कैपेसिटेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या इसमें कि ये देखिए एपिडिडाइमिस में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जैसे ही स्पर्म बनता है इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद चला जाता है मैच्योर होने के लिए कहाँ? एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस में ये जब रहता है तो इसका हेड पोर्शन, जो ये वाला हेड वाला जो रीजन है, दैट इज सराउंडेड बाय ग्लाइकोप्रोटीन। और जब ये इजैकुलेट होता है और ये फीमेल ट्रैक में आता है, तब इसके ऊपर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, इसके ऊपर डीकैप्सिटेशन फैक्टर्स आकर अटैच्ड होते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने के बाद ये स्पर्म अब फंक्शनली एक्टिव हो गया, और इस स्पर्म को हम लोग कैपेसिटेटेड स्पर्म भी बोल सकते हैं, मतलब एक्टिव स्पर्म हो गया। एंड नाउ दिस स्पर्म इज रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन विद द ओवम। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कैसे कैसे होते हैं, फर्टिलाइजेशन के टाइम में कौन कौन सा इवेंट्स होते हैं। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन 4 इवेंट्स में होते हैं। पहला क्या है कि एक्रोजोमल रिएक्शन होता है, उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन होते हैं, उसके बाद फिर स्पर्म की एंट्री होती है, उसके बाद फिर कैरियोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहला एक्रोजोमल रिएक्शन। एक्रोजोमल रिएक्शन में क्या होता है? एक्रोजोम हम लोग पहले ही बताए थे, पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया कि एक्रोजोम इज प्रेजेंट एबव द न्यूक्लियस इन द स्पर्म, और वो एक्रोजोम एक एंजाइम को होल्ड करता है जिसको बोलते हैं, जो लैक्टिक इन नेचर का रहता है, तोड़ने के लिए रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म लाइसिन एंजाइम। और वो लाइसिन एंजाइम वो 3 डिफरेंट एंजाइम्स को अपने अंदर रखे हुए रहता है। तो यही बात यहाँ पर लिखा है कि एक्रोजोम रिलीज केमिकल that is called the sperm lysine, and this sperm lysine contains 3 different types of enzyme. First is hyaluronidase that acts on the ground surface of follicle cells, और जो दूसरा एंजाइम है दैट इज कॉल्ड द कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, इन द शॉर्ट दिस इज CPE, डिजोल्व कोरोना रेडियाटा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होते हैं, ग्राफेन फॉलिकल से रिलीज आउट होते हैं, तब वहाँ पर उस सेकेंडरी oocyte में क्या क्या रहते हैं? सबसे पहले बात तो न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन रहेंगे, मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन रहेगा, और जोना पेलुसिडा के बाहर कुछ सेल्स प्रेजेंट रहेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। तो कोरोना रेडियाटा का चूँकि सबसे पहले अगर बाहर से देखेंगे तो सबसे पहले क्या दिखेगा? कोरोना रेडियाटा। और एक्रोजोम को यानी स्पर्म को इंटर करवाना है उस एग में, उस सेकेंडरी oocytes में, तो सबसे पहले कोरोना रेडियाटा को डिजोल्व करना पड़ेगा। तो कोरोना रेडियाटा के लिए डिजोल्व करने के लिए एंजाइम क्या है? कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कोरोना रेडियाटा को डिजोल्व कौन करेगा? तो कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम करेगा। ठीक, एक बार जब कोरोना रेडिएटर डिजोल्व हो गए तब क्या मिलेगा? जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन मिलेगा। तो उसको तोड़ने के लिए जो थर्ड एंजाइम स्पर्म लाइसिन में रहते हैं दैट इज कॉल्ड द जोना लाइसिन, और इसको हम लोग एक्रोजिन भी बोलते हैं। वो क्या काम करेगा? वो डाइजेस्ट करेगा जोना पेलुसिडा लेयर्स को। और इन सभी को एक्शन होने के लिए ऑप्टिमम पीएच चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, और टेम्परेचर भी सूटेबल चाहिए। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल सूटेबल अमाउंट्स में चाहिए होता है। बट इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम, अगर कैल्शियम की एब्सेंट रही तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, चाहे ऑप्टिमम, चाहे पीएच ऑप्टिमम रहे, टेम्परेचर में मेंटेन रहे, फिर भी अगर कैल्शियम नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और क्या बात बोल रहे हैं कि ड्यू टू एक्रोजोमल रिएक्शन
sperm fuse with secondary oocytes results in depolarization of oocyte plasma membrane। और ये डीपोलराइजेशन होने के कारण, डीपोलराइजेशन कैसे होगा, तो उस oocytes के अंदर में साइटोप्लाज्म में कुछ प्रेजेंट रहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होने के कारण जैसे ही स्पर्म टच करता है एग के ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो वो डीपोलराइज हो जाते हैं और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग, और वो एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसके कारण पॉलीस्पर्मी को रोक सकते हैं, मतलब अदर स्पर्म के एंट्री को रोका जा सकता है। तो वही बातें लिखा है यहाँ पर कि डीपोलराइजेशन प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, दैट इज कॉल्ड द पॉलीस्पर्मी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं, क्योंकि डायग्रामेटिकली तो बढ़िया समझ में आता है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है, ये एग है, इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ये बाहर निकलता है सेकेंडरी साइट्स में, तो क्या क्या कंटेन कर रखता है, सबसे पहले साइटोप्लाज्म है, उसके बाद उसका खुद का मेम्ब्रेन रहेगा, एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद उसके बाहरी लेयर को विटिलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। अच्छा, एग मेम्ब्रेन और विटिलाइन मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस, और इस एग के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, जो हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी तक गैप है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या प्रेजेंट रहता है, जेली कोट प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम लोग जोना पेलुसिडा है, और जोना पेलुसिडा के बाहर में प्रेजेंट रहता है कोरोना रेडियाटा, सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा, ये सब ब्लू डॉट्स जो है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर स्पर्म इंटर करने जा रहा है तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट किसके थ्रू होगा, कोरोना रेडियाटा से। तो कोरोना रेडियाटा के पास जैसे ही आएगा तो ये जो एक्रोजोम है वो डिजोल्व करेगा कोरोना रेडियाटा को, सीपी एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम से उसको डिजोल्व कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ेगा तो वो उसको मिलेगा क्या चीज़, जोना पेलुसिडा लेयर। तो जोना पेलुसिडा लेयर्स को तोड़ने के लिए एक्रोजोम के पास ऑलरेडी क्या है प्रेजेंट, जोना लाइसिन है, तो जोना लाइसिन से उसको तोड़ देगा। अब वो आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा तो क्या मिलेगा उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ साइट एग, सेकेंडरी oocytes। तो जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कॉन्टैक्ट्स में आएगा, ये देखिए स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये जैसे ही इंटर करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो क्या बात बतलाए कि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और चूँकि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी खुद भी एंजाइम अपने अंदर रखे रहता है, तो वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटिलाइन मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसमें वो डाल देगा, और जिसके कारण उसका लेयर थिक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फर्टिलाइज मेम्ब्रेन उसको नाम दिया गया, और थिक हो जाने के कारण वो डिफरेंट और भी स्पर्म की एंट्री को रोक देगा, पॉलीस्पर्मी को रोक देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चे, ठीक है, क्लियर है, चलिए ठीक। तो अब देखते हैं कि जो कॉर्टिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो कॉर्टिकल रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है कि आफ्टर रिएक्शन ऑफ स्पर्म विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocytes, द सेकेंडरी oocytes शो कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या होता है, तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज एन एंजाइम बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा, और जिसके कारण वो रोक देता है एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, पॉलीस्पर्मी जिसको हम लोग बोले थे, पॉलीस्पर्मी को रोक दिया। और इस तरीके से एक एग से एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाएगा। थर्ड इवेंट इज स्पर्म एंट्री। अब स्पर्म एंट्री क्या है, तो जब स्पर्म एंट्री कर रहा होता है तब साथ साथ क्या होता है कि उसमें, क्योंकि स्पर्म के न्यूक्लियस के पास में दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। डिस्टल सेंट्रियोल्स तो टेल फॉर्मेशन में लगा दिए, तो बच गया प्रॉक्सिमल, तो वो इंटर करेगा। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म द सेंट्रियोल्स ऑफ स्पर्म डिवाइड्स, वो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स अंदर गया वो तुरंत स्प्लिट कर जाएगा, दो सेंट्रियोल्स बना देगा। क्यों,
क्योंकि स्पिंडल फाइबर जो फॉर्मेशन होगा सेल डिवीजन के टाइम में उसको बनाने के लिए। तो वही बातें यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म द सेंट्रियोल्स ऑफ स्पर्म डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 सेंट्रियोल्स फॉर माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन फॉर सेल डिवीजन। ठीक है। At the time of contact with the sperm, the secondary oocytes form a projections। जब एग यहाँ पर है और स्पर्म आ रहा होता है तो उसके तरफ थोड़ा सा अपने आप को टिल्ट करता है, अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, एक कोन शेप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन या फर्टिलाइजेशन कोन बोलते हैं, जो स्पर्म को रिसीव करने का काम करता है। एंड द फाइनल स्टेप ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। एंड फ्यूजन न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कैरियोन भी बोलते हैं। तो और गैमी मीन्स होता है मैरिज, तो मैरिज बिटवीन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कैरियोगैमी, और इसको दूसरा नाम भी हम लोग बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड द कैरियोगैमी और एम्फीमिक्सिस, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैरियोगैमी और एम्फीमिक्सिस क्या है? तो स्पर्म एंट्री स्टिमुलेट्स सेकेंडरी oocytes टू कंप्लीट सस्पेंडेड मेयोटिक डिवीजन। तो अब जो सेकेंडरी oocytes रिलीज होते हैं ग्राफियन फॉलिकल से, तो उसमें म्योसिस टू कंप्लीट नहीं होते हैं, वो हॉल्ट हो जाता है, वो रुक जाता है। कब रुक जाता है? तो मेटाफेज 2 फेज में रुका हुआ रहता है। तो जैसे ही स्पर्म इंटर करता है सेकेंडरी oocytes में, तो जो सस्पेंडेड oocytes था मेटाफेज 2 में, जो सस्पेंड था, रुका हुआ था डिवीजन म्योसिस 2, वो कंप्लीट होता है। और जैसे ही कंप्लीट होगा तब क्या होगा? 2 सेल बनेगा। 2 सेल बनेगा, एक पोलर बॉडी बनेगा और एक ओवम बन जाएगा। पोलर बॉडी डीजनरेट कर जाएगा और वो जो ओवम बना उसका न्यूक्लियस को हम लोग बोल देते हैं प्रो न्यूक्लियस। और चूंकि इधर से स्पर्म इंटर कर रहा है तो स्पर्म का भी न्यूक्लियस को हम लोग बोल देते हैं प्रो न्यूक्लियस, और वो दोनों प्रो न्यूक्लियस आपस में आएगा, एक दूसरे की तरफ मूव करेगा और दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा और जायगोट का फॉर्मेशन कर देगा, और इस तरीके से जायगोसिटी मेंटेन रहेगा। तो देखिए चलते हैं इसके थ्योरी में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक, स्पर्म एंट्री स्टिमुलेट्स secondary oocytes to complete the suspended meiotic division that is halted in metaphase 2, that results in haploid ovum and second polar body. On the other hand, sperm nucleus transformed into pronucleus, जो sperm का nucleus इंटर किया है वो pronucleus में कन्वर्ट हो गया, और जो सेकेंड पोलर बॉडी इधर बना है सेकेंडरी oocytes में वो डिजेनरेट कर जाएगा, और साथ साथ स्पर्म का जो टेल पोर्शन है बाहर ही पड़ा हुआ है वो सब डीजेनरेट कर जाएगा। तो लिखा है द सेकेंड पोलर बॉडी एंड टेल ऑफ स्पर्म डीजेनरेट, द न्यूक्लियस ऑफ ओवम इज नाउ कॉल्ड प्रोन्यूक्लियस। अब जो सेकेंड पोलर बॉडी बन गया और हैप्लॉइड ओवम बन गया, तो ये हैप्लॉइड ओवम का जो न्यूक्लियस है उसको हम लोग प्रोन्यूक्लियस बोल दिए, और दोनों प्रोन्यूक्लियस आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करेगा। Both pronuclei moves to each other and fuse together, that is called the karyogamy और एम्फीमिक्सिस इसको बोलते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, और जायगोट दैट इज 2n नंबर, मीन्स जायगोसिटी कंप्लीट कर गया। कैसे? तो n फ्रॉम स्पर्म हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स और n फ्रॉम ओवम, ये भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, दोनों आपस में आए मिले और फिर ये 2n बन गए। और 2n हम लोग का बॉडी क्या है? 2n है डिप्लॉयड कंडीशन में, तो डिप्लॉयड मेंटेन हो गया। ठीक, और यहाँ से एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू होगा, तो एक जो बच्चा है जन्म लेकर बाहर आएगा, दैट इज डिप्लॉयड बॉडी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ उसका सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, सबसे पहली बात क्या है कि ये डिप्लॉयड कंडीशन को मेंटेन करता है, तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम रीस्टोर हो गया। इट इंट्रोड्यूसेस सेंट्रियोल्स टू कंप्लीट द मियोसिस इन मैच्योर एग, जैसे ही स्पर्म इंटर किया, उसका न्यूक्लियस इंटर किया, उसके साथ साथ क्या इंटर किया था? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल्स। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल्स इंटर किया तो मियोसिस 2 में जो रुका हुआ एग था मेटाफेज 2 में, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और चूँकि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग क्रोमोजोम आपस में आकर मिक्स हो रहा है, तो मतलब कि ये मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक भी मिक्स हो रहा है, तो इट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर पेरेंट्स। जायगोट जैसे ही बना तो हम लोग वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा और हम लोग उस एम्ब्रियो को सेक्स डिटरमाइन भी कर सकते हैं।
जायगोट बनने के बाद उसमें क्लीवेज इनिशिएट हो जाएगा, क्लीवेज होना शुरू होगा, तो इनिशिएट क्लीवेज। और क्लीवेज क्या होता है? इन दिस सेल डिवाइड विदाउट इंक्रीजिंग दियर साइज। इसमें सेल, हम लोग सेल चैप्टर में ये डिस्कस किए थे कि माइटोसिस या मियोसिस यानी सेल डिवीजन और क्लीवेज में क्या डिफरेंसेस है। तो क्लीवेज में क्या होता है कि जो सेल का साइज बढ़ता नहीं है, उसी में वो बार बार डिवीजन होते रहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। दिस सेल डिवाइड विदाउट इंक्रीजिंग दियर साइज। और डिवीजन होने के लिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा फेज होता है। एक होता है G1, फिर होता है S, फिर होता है G2, फिर होता है M फेज। ठीक, ये 4 फेज होते हैं। तो ये क्या होता है कि सिंथेटिक फेज से माइटोटिक फेज, अब माइटोटिक फेज से फिर सिंथेटिक फेज में पहुंचता है, ग्रोथ होता ही नहीं है। G1 वाले में क्या होता है? ये सब में सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, राइबोसोम्स की सिंथेसिस होता है, जिसके कारण उसका सेल का साइज बढ़ता है। लेकिन सेल का साइज बढ़ना नहीं है, तो ये S से M में जाएगा और M से S में आएगा। वही बात यहाँ लिखा है कि S से M, M से S और S से फिर M फेज में जाएगा। तो इस तरीके से ये क्लीवेज होता है, और इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट होगा, जायगोट बन गया, और जायगोट बनने के बाद अब ये इम्प्लांट करेगा इन यूट्रस ऑफ द फीमेल बॉडी। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके माय फ्रेंड्स, ओके कमांडो, तब तक पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।